अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू द व्यू कॉन्सेप्ट्स। कैसे हैं आप सब जी? खैरियत से हैं। लेसन नंबर 17 हम आज करेंगे ENG 201 बिज़नेस एंड टेक्निकल इंग्लिश का। इससे पहले लेसन नंबर 16 में हम लेटर्स के बारे में पढ़ते हुए आ रहे हैं। लेटर्स की टाइप के बारे में हमने पढ़ा था और कुछ लेटर्स की जो टाइप्स थी उनको डिस्कस भी किया था। और आज के इस लेक्चर में हम लेटर ऑफ इंक्वायरी, टेक्निकल इन्फॉर्मेशन लेटर्स और लेटर ऑफ रिकमेंडेशंस के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो वीडियो एंड तक देखिएगा। काफ़ी हम इसमें नई चीज़ें सीखेंगे और नई चीज़ों की जाँच पड़ताल करेंगे। और जो मेरे नए व्यूअर्स आए हैं उनको मैं वेलकम करता हूँ। अगर वीडियो पसंद आती है तो आपने लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना है और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना है। चलें शुरू करते हैं आज का लेक्चर। सो लेटर ऑफ इंक्वायरी की जो सिंपल सी डेफिनेशन है वो यही है कि अ लेटर ऑफ इंक्वायरी आस्क्स समवन फॉर स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन। यानी हमने रिक्वेस्ट करनी होती है किसी इंफॉर्मेशन के लिए, हमें कोई इंफॉर्मेशन चाहिए होती है तो हम लेटर ऑफ इंक्वायरी लिखते हैं। कुछ केसेस में तो ऐसा होता है कि हमें जो इन्फॉर्मेशन होती है हमारा पढ़ने वाला वो अपने इंटरेस्ट की बेस पे हमें जल्दी से रिस्पॉन्ड करके इन्फॉर्मेशन दे देता है। लेकिन बाज़ केसेस में ऐसा भी होता है कि जो रिक्वेस्ट हम जनरेट करते हैं या जो लेटर ऑफ इंक्वायरी लिखते हैं अपने इन्फॉर्मेशन, स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन के रिक्वायरमेंट के लिए, चाहे उसका ताल्लुक किसी प्रोडक्ट से हो या किसी इन्फॉर्मेशन से हो या काफ़ी चीज़ें जो है ना इसमें शामिल होती हैं। ठीक है, तो बाज़ औक़ात आपके जो पढ़ने वाला होता है ना वो आपको बहुत जल्दी जवाब नहीं देता, तो उसे भी मोटिवेट करना कि क्यों वो इन्फॉर्मेशन हमें जल्दी दे, तो क्या फ़वाइद हो सकते हैं या कौन सी ऐसी कंसीक्वेंस हैं जो उसके लिए भी फ़ायदेमंद है। तो इसके लिए एक तो हमें ख़्याल रखना होता है कि हम जो अपनी टोन है वो फ्रेंडली रखें। Consequently, always make the tone of the letter friendly and make it easy for the recipient to identify and provide the information you need. ठीक है, यानी जो हम लेटर ऑफ इंक्वायरी लिख रहे हैं पढ़ने वाला को उसमें आसानी हो पढ़ने में, हमारी टोन भी अच्छी हो और वो चीज़ों को जल्दी समझ के हमें वो इन्फॉर्मेशन जल्द से जल्द प्रोवाइड करे जो हम उससे मांग रहे हैं या जिसके लिए हम उससे रिक्वेस्ट कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे नीचे एक आपको सैंपल दिया हुआ है इंक्वायरी लेटर का। मैं चाहूँगा कि आप इसे ज़रूर पढ़ें। इसमें जो सबसे काम की बात है वो एट द एंड फुटर में, इस लेटर के फुटर में है, वो ये है कि फ्रेंडली टोन को जो है ना अपनाया गया है। देखें, वो कह रहा है कि आई वुड बी हैप्पी टू टॉक टू यू फर्दर अबाउट योर प्रोडक्ट। यू कैन कॉल मी एट फ़ोन नंबर और ईमेल एट ईमेल एड्रेस। यानी अपनी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन भी दे दी और अच्छे से क्लोजिंग की है जो राइटर है, इंक्वायरी लेटर का राइटर है उसने। ठीक है, तो इस को आप देख लीजिएगा कि इस लेटर में वो क्या जो है चीज़ क्या कौन सी इन्फॉर्मेशन जो है वो अपने रीडर से मांग रहे हैं। ठीक है, ये आपने देख लेना है इसको। उसके बाद जो नेक्स्ट जो टाइप आ गई है लेटर्स की, उसमें आ गए टेक्निकल इन्फॉर्मेशन लेटर्स एंड मेमोरेंडा। ओके, बहुत मज़े की ये टाइप है। इसमें आप ज़रा गौर करना है आपने, बहुत मतलब छोटी सी दो चीज़ें हैं इसमें आपने इस पर गौर करना है। तो टेक्निकल इन्फॉर्मेशन लेटर्स एंड मेमोरेंडा आर शॉर्ट डॉक्यूमेंट्स। ये शॉर्ट डॉक्यूमेंट्स होते हैं और इनका मकसद क्या होता है? दैट अनाउंस न्यू टेक्निकल इन्फॉर्मेशन सच एज द सॉफ्टवेयर बग एंड इट्स सोल्यूशन और अ न्यू फीचर समथिंग। ठीक है, कुछ भी हो सकता है। यानी आपने कोई टेक्निकल इन्फॉर्मेशन जो है अपने जो रीडर्स हैं उन्हें प्रोवाइड करनी है टेक्निकल इन्फॉर्मेशन लेटर्स के ज़रिए या मेमोरेंडा के ज़रिए। अब ये दोनों लफ्ज़ यहाँ पे क्यों यूज़ हुए हैं? छोटी सी यहाँ पे एक जो है ना छोटा सा डिफरेंस है, आपने इसको मार्क कर लेना है। यहाँ पे ये कह रहे हैं कि यूज़ द मेमोरेंडम या मेमोरेंडा, ठीक है, format if the information is being sent inside an organization। अगर आपने अपनी ऑर्गेनाइजेशन या अपनी कंपनी के अंदर इंफॉर्मेशन भेजनी है ना, तो तब आप जो फॉर्मेट यूज़ करेंगे ना वो मेमोरेंडम का यूज़ करेंगे, मेमोरेंडा का यूज़ करेंगे, मेमो जिसको हम कहते हैं। ठीक है, और इसके बारे में हम ऊपर पढ़ के आ रहे हैं। आई होप अगर जिन व्यूअर्स को अभी तक नहीं पता मेमोरेंडम का है, मेमोरेंडा का, तो पिछले लेक्चर्स में हमने इस पर डिटेल में बात की है, तो वो ज़रूर चेक करें। ओके, नेक्स्ट, use the letter format if the document will be sent to outside individuals। यानी अगर डॉक्यूमेंट आपने ऑर्गेनाइजेशन से बाहर भिजवाना है, अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर नहीं, उससे बाहर जाना है, तो तब जो है आपने लेटर फॉर्मेट यूज़ करना होगा। ठीक है, तो मेमोरेंडम या मेमो का जो फॉर्मेट है वो अलग होता है,
उसे हम इनसाइड द ऑर्गेनाइजेशन यूज़ करते हैं, और जो यही इन्फॉर्मेशन अगर हमने बाहर किसी इंडिविजुअल्स को या किसी और कंपनी को जो है ना ये लेटर भेजना है, टेक्निकल इन्फॉर्मेशन लेटर, तो फिर हम लेटर का फॉर्मेट यूज़ करेंगे। ठीक है, सिंपल सी चीज़ है। ओके, जो सिंपल जो लेटर है यहाँ पे नीचे उसकी बॉडी आपको दी हुई है कि कैसे जो है ना इन्फॉर्मेशन हम जो है ना प्रोवाइड कर रहे होते हैं। ठीक है, यहाँ पे बेसिकली जो इन्फॉर्मेशन है इसका ताल्लुक जो है वो URL से है। ठीक है, जो अब वेबसाइट का जो एड्रेस होता है ना, जैसे यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर कहते हैं, तो ये उसके बारे में इन्फॉर्मेशन है। एक सैम्पल लेटर है, इसको बस आपने देख लेना है। सही है। ओके, लास्ट जो हमारे पास लेटर्स हैं, जो हमने इन टाइप्स ऑफ लेटर्स में हम पढ़ रहे थे ना, तो जो आखिरी हमारे पास लेटर है जिसे हम आज डिस्कस करेंगे डिटेल में, वो है रेफरेंसेस एंड लेटर्स ऑफ रिकमेंडेशन। ठीक है। ओके, लेटर ऑफ रिकमेंडेशन के बारे में देख लेते हैं इसकी डेफिनेशन। अ लेटर ऑफ रिकमेंडेशन इज़ अ लेटर दैट मेक्स अ स्टेटमेंट ऑफ सपोर्ट फॉर अ कैंडिडेट। किसी भी कैंडिडेट कहीं का भी हो सकता है। सही है, इसको आगे देखते हैं हम। तो किसी भी कैंडिडेट के सपोर्ट में, यानी उसकी पॉजिटिवली उसके बारे में आप रिकमेंडेशंस दे रहे हैं, या आप कह रहे हैं, जैसे आप कहते हैं ना कि हाँ भाई ये बंदा ठीक है यार, ये इस काम के लिए ये बंदा ठीक रहेगा, तो ये आप क्या कर रहे हैं, आप बेसिकली रिकमेंडेशन दे रहे हैं। तो बेसिकली यही चीज़ है। द राइटर assesses the qualities, characteristics and capabilities of the person being recommended in terms of that individual's ability to perform a particular task or function। यानी सपोज करें कंपनी में अगर एक ऑफिसर हैं हायर लेवल के, वो अपने जो सब ऑर्डिनेट ऑफिसर हैं या जो अंडर कमांड ऑफिसर हैं उनको कहते हैं कि मैंने एक टास्क परफॉर्म करवाना है, या आप यूँ समझें कि मैं चाहता हूँ कि, वो कहता है कि मैं चाहता हूँ कि कंप्यूटर का एक बग आ गया है सॉफ्टवेयर में, उसे ख़त्म करवाना चाहता हूँ, या मेरे सिस्टम में एक बग आ गया उसे मैं ख़त्म करवाना चाहता हूँ। ठीक है, या सपोज़ इससे ब्रॉड आप एग्जांपल भी ले सकते हैं कि मैं कोई जो है ना सॉफ्टवेयर डेवलप करवाना चाह रहा हूँ ताकि हमारी सिस्टम की जो हमारा सिस्टम है वो स्ट्रीमलाइन हो जाए। ठीक है, वो जो है ऑटोमेटिकली काम करे। फ़र्ज़ करें जैसे डाक का सिस्टम होता है। ठीक है, डाक को ट्रैक किया जा सके कि फ़लाना डॉक्यूमेंट जो है वो कहाँ गया है, किसके नाम पे गया है और किस डेट को गया है, तो वो ये चाह रहे हैं। अब जो उनके अंडर कमांड जो ऑफिसर होंगे या मैनेजर जो होंगे वो क्या करेंगे? ठीक है, वो इस टास्क के लिए किसी भी एक कैंडिडेट को या किसी भी टीम को, नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स को क्या करेंगे, रिकमेंड करेंगे। ठीक है, तो ये एक जस्ट जो है ना आपको समझाने के लिए रिकमेंडेशन के लिए मिसाल मैंने दी थी। बेसिकली जो लेटर्स ऑफ रिकमेंडेशन है ना, वो उनका ताल्लुक एम्प्लॉयमेंट से होता है या एडमिशन से होता है। किसी इंस्टीट्यूशन में अगर कोई बंदा एडमिशन ले रहे हैं ना तो उससे होता है, या अगर कोई स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल है तो उसके लिए होता है। यानी अगर कोई बंदा जॉब के लिए अप्लाई करता है तो उसे सिलेक्ट करने से पहले ना उसका लेटर ऑफ रिकमेंडेशन जारी किया जाता है, उसकी जो क्वालिटीज़ होती हैं या जो उसने टेस्ट वगैरह दिए होते हैं उसकी बेस पे। इसके अलावा एडमिशन के लिए अगर कोई बंदा अप्लाई करता है तो उसकी जो प्रीवियस रिकॉर्ड है एडमिशन का, एडमिशन से पहले प्रीवियस जो उसका जो एजुकेशनल रिकॉर्ड है वो, और इसके अलावा अगर कोई एडमिशन टेस्ट है तो उसकी बेस पे उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनको असेस किया जाता है और उसकी बेस पे उन्हें रिकमेंडेशन लेटर दे दिया जाता है कि आप एडमिशन के लिए एलिजिबल हैं। ठीक है, इसी तरह स्कॉलरशिप की जैसे वर्चुअल यूनिवर्सिटी में दो टाइप्स हैं। ठीक है, एक स्कॉलरशिप जो होती है वो नीड बेस होती है और दूसरी जो है वो आपकी मेरिट बेस्ड होती है, जो आपकी परफॉर्मेंस पे बेस कर रही होती है कि आप कितना अच्छा पढ़ रहे हैं और कितना अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, कितना अच्छे नंबर ले रहे हैं। सही है, तो ये इन सब के लिए जो है ना वो क्या लेटर ऑफ रिकमेंडेशन जो है वो लिखा जाता है। उसकी बेस पे फिर जो है किसी की भी जॉब होती है, जॉब ऑफ़र लेटर उसे इशू होता है या एडमिशन लेटर इशू होता है या स्कॉलरशिप जो है ना उसका लिस्ट में उसका नाम इंक्लूड कर दिया जाता है। सही है। ओके, एमसीक्यूज़ के हवाले से ये पॉइंट देख लें कि द नंबर ऑफ़ रिकमेंडेशंस रिक्वायर्ड बाय एम्प्लॉयर्स जो भर्ती कर रहा होता है एंड यूनिवर्सिटीज़ यूजुअली रेंजेस फ्रॉम 1 to 5 with 3 being the most common number। यानी कॉमनली 3 जो रिकमेंडेशंस होती हैं 3 बंदों के हक़ में होती हैं, या उनमें से एक जो है ना डिसीजन लेना होता है हायर अथॉरिटीज़ ने, या 1 से 5 तक होती हैं। सही है, ये आपने देख लेना है। उसके बाद है जी ऑब्टेनिंग लेटर्स ऑफ रिकमेंडेशन। So letters of recommendations are extremely important in decisions to hire,
एडमिट एन इंडिविजुअल यानी एडमिशन उसको मिल जाएगा, एंड टू अवार्ड अ स्कॉलरशिप और ग्रांट। जो हम ऊपर बातें करके आ रहे हैं ना, तो ये उसी का निचोड़ है, ठीक है। आगे जी, जनरल गाइडलाइंस फॉर रिक्वेस्टिंग रेफरेंसेस और लेटर्स ऑफ रिकमेंडेशन। जब भी आपको किसी कैंडिडेट या किसी पोस्ट के लिए, किसी काम के लिए आपको किसी ह्यूमन की ज़रूरत पड़ती है ना, तो इसमें ये गाइडलाइन आपको दी जा रही है कि इफ़ पॉसिबल ऑलवेज़ आस्क 1 or 2 मोर पर्सनस दैट द मिनिमम नंबर यू नीड। आपको जितने बंदे चाहिए ना, तो उससे 2-3 जो है ना ज़्यादा आपको कॉल करने चाहिए इंटरव्यू के लिए, या रिकमेंड करना चाहिए। आस्क अ रेंज ऑफ पर्सन हु कैन टेस्टिफाई टू डिफरेंट एबिलिटीज़ एंड अकम्पलिशमेंट्स रेलिवेंट टू दी पोजीशन और अवार्ड। और सिर्फ उन्हीं लोगों को टेस्ट किया जाए या बुलाया जाए जिनका आपकी जो जॉब पोजीशन अगर आप दे रहे हैं या कोई अवार्ड दे रहे हैं तो उससे उसका ताल्लुक हो, ठीक है। ओके, गाइडलाइंस फॉर राइटिंग लेटर्स ऑफ रिकमेंडेशन। जब आप लेटर ऑफ रिकमेंडेशन लिख रहे होंगे ना, एज ए राइटर अब आप अपने आप को रखना है, तो आपने जो चीज़ें जहन में रखनी है, सबसे इम्पोर्टेंट इसमें यह है कि रिकमेंडर्स यानी जिन्हें आप लिख रहे हैं, जिन्होंने अप्रूवल देनी है या जिन्होंने रिकमेंडेशन साइन करनी है, उनकी बात हो रही है। वो हायर मैनेजमेंट होती हैं एंड दे आर बिजी पीपल, ठीक है, वो बहुत मसरूफ़ लोग होते हैं। सो गिव देम ऑल द नेसेसरी मटीरियल एट लीस्ट 3 weeks बिफोर द रिकमेंडेशन इज़ ड्यू। तो रिकमेंडेशन जब भी ड्यू हो तो उससे पहले आपने तकरीबन 3 weeks पहले, MCQs के हवाले से भी नोट कर लें, तो आपने 3 weeks पहले जो है ना, वो रिकमेंडेशन के ड्यू होने से 3 weeks पहले आपने तमाम इन्फॉर्मेशन उन लोगों तक पहुंचा देनी होती है, ताकि जब भी उन्हें वो टाइम मिले तो वो उसे पढ़ के रिकमेंडेशन करें। ओके, राइटिंग लेटर्स ऑफ रिकमेंडेशन ये बार बार रिपीट हो रही है हेडिंग्स, लेकिन कोई बात नहीं। राइट लेटर्स ऑफ रिकमेंडेशन टू प्रोवाइड रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन टू प्रेजेंट एन इंडिविजुअल ट्रूथफुली एंड पॉजिटिवली। तो ये आप एज ए मुस्लिम भी आपका फ़र्ज़ है, और वैसे भी इंसानियत भी यही हमें सिखाती है कि जब भी आप किसी बंदे के बारे में लेटर ऑफ रिकमेंडेशन लिख रहे हो ना, तो आप उसके मुतल्लिक इन्फॉर्मेशन एक तो प्रोवाइड करेंगे, ठीक है, और उस इंडिविजुअल का आपने सच्चाई के साथ और उसका पॉजिटिव वे में जो है ना आपने ज़रूर शो करना है उसमें, सही है, ताकि उसकी चांसेस ज़्यादा से ज़्यादा हो अप्रूवल के, रिकमेंड होने के। तो यही बात वो नीचे रिपीट कर रहा है, और बहुत ही खूबसूरती से उसने ये बात कही है कि इन मोस्ट केसेस एग्री टू राइट अ लेटर ऑफ रिकमेंडेशन ओनली इफ़ यू कैन ऑनेस्टली राइट अ सपोर्टिव लेटर। इफ़ यू कैन नॉट पोर्ट्रे एन इंडिविजुअल पॉजिटिवली डिक्लाइन टू राइट द रिकमेंडेशन। यानी अगर आप में इतनी, अगर आप ईमानदारी और सच्चाई के साथ किसी भी फ़र्द का, अगर जिसका आप लेटर ऑफ रिकमेंडेशन लिख रहे हैं, उसका पॉजिटिव इमेज प्रेजेंट नहीं कर सकते ना, तो इट इज़ बेटर कि आप वो रिकमेंडेशन लेटर लिखना से मना कर दें, सही है। तो आपने करना क्या है जी, आप उस से कांटेक्ट करें जिसका आप लेटर लिख रहे हैं, ठीक है, उससे उसकी रिज्यूम आप मांगें और उसकी कंप्लीट जो डिस्क्रिप्शन है जितनी ज़्यादा आप ले सकते हैं, ठीक है, जिस पोजीशन के लिए उसने अप्लाई किया है उससे रेलिवेंट तमाम इन्फॉर्मेशन उससे ले लें, और उन तमाम इन्फॉर्मेशन को और उसके रिज्यूम को मद्देनज़र रखते हुए एक जो है ना समरी बनाएंगे, आप उसे असेंबल करेंगे तमाम इन्फॉर्मेशन को, एंड रिव्यू ऑल अदर रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन यू मे हैव अबाउट द पर्सन यू आर रिकमेंडिंग, और उस बंदे की पर्सनल इन्फॉर्मेशन भी इसमें शामिल करें। इसके अलावा यहाँ पे एक बहुत अहम बात यहाँ पे लिखी है कि इट इज़ ऑफन ईजी टू ओवरलुक सम इम्पॉर्टेंट अकम्पलिशमेंट। हो सकता है उसकी कोई इंपॉर्टेंट अकम्पलिशमेंट हो जो आपकी नज़र को ना भाए और आप उसे मिस कर दें, तो आपने बहुत ध्यान से जो है ना इन चीज़ों को देखना होता है, जान नहीं छुड़ानी आपने, ठीक है। तो ऑनेस्टली से करना है लेटर ऑफ रिकमेंडेशन लिखते वक्त। इन मोस्ट केसेज अ लेटर ऑफ रिकमेंडेशन शुड कंसिस्ट ऑफ 3 or 4 पैराग्राफ्स एंड नॉट बी ओवर 1 पेज इन लेंथ। तो एक पेज पे आना चाहिए, 3 से 4 ज़्यादा 3 से 4 पैराग्राफ होने चाहिए लेटर ऑफ रिकमेंडेशन में। और उसके फॉर्मेट अगर आपने देखने हैं तो उसके लिए आपको यहाँ पे लिंक दिए हुए हैं, आप यहाँ पे जाके अच्छे से जो है ना लेटर ऑफ रिकमेंडेशन के सैंपल देख सकते हैं। ओके, तो इसके साथ हमारा लेक्चर जो है वो होता है ख़त्म, लेकिन एक जो रिकमेंडेशन लेटर है उसका सैंपल मैंने भी इंटरनेट से ढूंढ के आपके लिए निकाला है, तो उसको मैं जस्ट सिंपली उसको देख लेते हैं हम, ठीक है, कैसा होता है। ऊपर आपके लिखने वाला होता है, ठीक है, और वैसे ही 3-4 पैराग्राफ इसके अंदर हैं, आप इसको पढ़ भी लीजिएगा, ठीक है। और ये प्रोजेक्ट मैनेजर हैं जॉन डू, बेसिकली वो लिख रहे हैं, ठीक है, रिकमेंडेशन लेटर। तो बेस्ट ऑफ लक जी फॉर द फ्यूचर। अल्लाह करे कि आप ऐसी पोजीशन पे जाएं कि जहाँ पे आप अच्छे जो है ना
जो लेटर ऑफ रिकमेंडेशन है राइट कर सकें। इसके अलावा आपकी राइटिंग स्किल्स भी अच्छी हों। तो आई होप सो अगर हम मेहनत करें तो इंशाल्लाह हमारी जो राइटिंग स्किल्स हैं वो भी अच्छी हो जाएंगी। और इस कोर्स के साथ तो माशाल्लाह ये है ही बिज़नेस टेक्निकल इंग्लिश के मुतालिक, तो हम काफ़ी जो है ना अच्छी अच्छी चीज़ जो है अब तक सीख चुके हैं। आगे इंशाल्लाह वीडियो अगर आपको पसंद आ रही हैं तो आप लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, जो भी नहीं किया जिन्होंने बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि आपकी सपोर्ट से जो है हमारी जो मोटिवेशन है वो ज़्यादा बूस्ट हो। तो मिलते हैं जी नेक्स्ट लेक्चर में, लेसन नंबर 18 में राइटिंग डायरेक्ट रिक्वेस्ट के बारे में कि वो कैसे हम लिखेंगे, डायरेक्ट रिक्वेस्ट कैसे लिख सकते हैं, और बेसिकली डायरेक्ट जो रिक्वेस्ट है उसका मेन आइडिया क्या है, वो क्या चीज़ होती है। ठीक है, तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। फ़ी अमानिल्लाह।